सत्ता जिस तरह से आती है उसी तरह से जाती भी है, और सत्ता जिस तरह से जाती है उसी तरह से वापस भी आती है। बात कुल मिलाकर एक ही है, सत्ता के आने और जाने का रास्ता लोकतंत्र में एक ही है, जनता। जनता के लिए लोकतंत्र है, जनता के लिए संविधान है। संविधान का हवाला देकर ही अगर कोई संवैधानिक संस्था जनता के विरुद्ध कोई निर्णय लेती है तो संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। बिहार में चुनाव आयोग ने जब विधानसभा चुनाव से सिर्फ 60-70 दिन पहले वोटर लिस्ट को लेकर के एक नई कवायद शुरू की और उसके लिए अपनी मनमानी शर्तों और सिर्फ 30 दिन की समय सीमा रखी, तो इंसाफ के लिए पूरा बिहार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ही पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 महीने के भीतर चुनाव आयोग की मनमानी शर्तों के साथ पूरे बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सही नहीं माना और निर्देश दिया कि शर्तों के मुताबिक आयोग ने जिन डॉक्यूमेंट्स को मांगा है उनमें 3 बुनियादी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हर वो सवाल उठाया जो चुनाव आयोग के इस कदम से उठ रहे हैं। कोर्ट ने कहा और हिदायत भी दी कि किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं। यह काम गृह मंत्रालय का है, जिसमें तमाम कानूनी पहलू भी जुड़े हुए हैं। आप इसमें क्यों पड़ते हो। टाइमिंग को लेकर के जो आपत्ति है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। पहले से ही संदिग्ध चुनाव आयोग की किसी दलील पर भरोसा करना भी मुश्किल है। चुनाव आयोग का कहना था कि सुनवाई किए बगैर किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अब वो सुनवाई क्या होगी, कैसी होगी, ये सब क्या किसी से छिपा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। लेकिन बड़ा सवाल खुद मोदी सत्ता पर है, जो अपने तौर तरीकों को लेकर के 2018 के बाद से ही लगातार सवालों में घिरी हुई है। लेकिन राजनीतिक विरोध के साथ अब पूरे देश में जनता भी सड़क पर उतर रही है। एक दिन पहले 9 जुलाई को ही भारत बंद की तस्वीरें सबने देखी हैं। आप कहेंगे कि आपने तो देखी नहीं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वो दिखाया कहां जा रहा है। जो कुछ देशव्यापी तरीके से होता है उसको दिखाने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, और उसमें भी टेलीविजन। लेकिन टेलीविजन तो क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा ये तो कोई और तय करता है, और ये आप भी जानते समझते हैं। लेकिन कल का दिन 9 जुलाई का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल भी है। ये बात मोदी सत्ता भी समझ रही है कि बात सिर्फ बिहार या चुनाव आयोग के एक निर्णय तक सीमित नहीं है। बात पूरे देश की है, आम भारतीयों की है, उनके जीवन के संघर्ष की है, जो अब 5 किलो मुफ्त राशन से बहलने वाले नहीं है। दरअसल एक और संपूर्ण क्रांति का वातावरण तैयार हो रहा है। जनता सड़क पर आने में अब देर नहीं लगाएगी। अब बस उसे तलाश है अपने नए जेपी की, आंदोलन में आज के दौर के नायक की। एक संभावित चेहरा उसे दिख रहा है। वो चेहरा सत्ता के अधीन नजर आ रही हर संवैधानिक संस्था और उसके मुखिया को किस तरह चेतावनी दे रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच है मौजूदा सत्ता के खिलाफ पूरे देश में बढ़ता आक्रोश। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शुरुआत उसी बिहार से जहां जनता के आक्रोश में 2 जून की रोटी से लेकर अपनी आवाज को और वोट देने के अपने हक को बचाने तक का हर संघर्ष शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह बिहार में 90 लाख वोट हासिल करने के खेल में लगे हुए हैं। क्या इसीलिए चुनाव आयोग करीब 2 करोड़ 90 लाख वोटों की जांच के नाम पर सफाई करना चाहता है? इस सवाल का जवाब पिछले 7 साल से लगातार लग रहे आरोप और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली में ही छिपा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ, इस तरह की गड़बड़ियों का जिस तरह हवाला दिया जा रहा है, उसके लिए दोषी कौन है? वो तो सिर्फ केंद्र सरकार है, यानी खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पिछले गृह मंत्री राजनाथ सिंह।
क्योंकि 11 साल के लंबे वक्त से लगातार केंद्र की सत्ता मोदी जी के हाथ में ही है। झारखंड के चुनाव में भी मोदी और शाह ने पूरे इकोसिस्टम ने उनके मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हार का सामना किया। उसी इकोसिस्टम को, जिसमें दुर्भाग्य से मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं तक शामिल दिखाई देती हैं, उन सबको देश के नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बहुत सीधी और बहुत कड़ी चेतावनी भी देते हैं। जब विपक्ष सत्ता को इस तरह ललकारता है, वो भी जनता के बीच खड़े होकर, तो लोकतंत्र के मौजूदा हालात का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। आप सब 1977 के दौर के बारे में भी जानते होंगे, जब देश की जनता ने राहुल गांधी से भी उग्र तेवर को देखा था और उसके नतीजे को भी देखा था, जब देश में पहली बार कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। जरा राहुल गांधी को सुनिए, जिसमें छिपी एक बड़ी आहट को आप महसूस कर सकते हैं। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। बिहार के चुनावी परिदृश्य में इन हालात का साफ इशारा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लगभग हर रणनीति बिहार में फेल होती दिखाई दे रही है। बहुत मुमकिन है कि चुनाव आयोग के इस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए मोदी सत्ता बिहार में अपने लिए जगह बनाना चाहती हो, क्योंकि चुनाव आयोग के ही महाराष्ट्र वाले रास्ते को विपक्ष पहले ही पकड़ चुका है। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी का बहुत सीधा आरोप है कि वोट बढ़ाने का खेल पकड़ा गया तो मोदी सरकार चुनाव आयोग के बहाने, चुनाव आयोग के सहारे अब वोट काटने की साजिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। लेकिन आज बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार चुनाव की नहीं है। पूरे देश की करीब 25 करोड़ जनता सीधे मोदी सत्ता को चुनौती दे रही है। फिर 90 लाख वोट का जुगाड़ और 2 करोड़ वोट के खेल से क्या होने वाला है? देश की आजादी के 30 साल बाद पहली बार कांग्रेस की सत्ता उसके हाथ से इसी तरह फिसली थी। वो जनता की संपूर्ण क्रांति थी, जो जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के पीछे एक आंदोलन बनकर खड़ी हो गई थी। उसी जेपी की धरती से पूरे देश में एक आंदोलन फिर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मौजूदा सत्ता के खिलाफ इस आंदोलन को क्या संपूर्ण क्रांति में बदलने की ताकत है विपक्ष के पास? ऐसी ही संपूर्ण क्रांति से इंदिरा गांधी की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस क्या आज देश के जनाक्रोश को वो दिशा दे सकती है कि पुराने रास्ते से ही लौटकर सत्ता फिर उसके पास आ जाए? क्या दादी इंदिरा की तरह राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का दम रखते हैं, जिसका ऐलान देश की 25 करोड़ जनता ने एक दिन पहले कर दिया है, सड़क पर उतरकर? पूरे देश ने मोदी सत्ता को चुनौती दी है। 9 जुलाई के भारत बंद में आरएसएस से जुड़े संगठन तो शामिल नहीं थे। भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन शामिल हो भी नहीं सकते थे। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर देश की करीब 25 करोड़ जनता ने मोदी सत्ता को ललकारा है, आरएसएस से जुड़े संगठनों की चिंता भी वही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, किसान और मेक इन इंडिया को लेकर आरएसएस की फिक्र हम आपको विस्तार से अपने एक वीडियो में बता चुके हैं, उनकी बातें दिखा चुके हैं, सुना चुके हैं। यानी जिस आंदोलन को सिर्फ विपक्ष
या साधारण किसान और मजदूरों का समझा जा रहा है, उसकी आंच सत्ता के भीतर तक पहुंच चुकी है। मोदी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्रियों में शामिल नितिन गडकरी पब्लिक के बीच में कहते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब बेचारा और गरीब हो रहा है। ऐसा बोलकर वो अपनी ही सरकार, अपने ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, आरएसएस को खुश कर रहे हैं या जनता के आक्रोश के सामने अपनी खाल बचा रहे हैं। बुधवार 9 जुलाई का आंदोलन सिर्फ बिहार में चुनाव आयोग के एक कदम का विरोध नहीं था, बल्कि पूरे देश का विरोध था मोदी सत्ता के खिलाफ। यह भारत बंद और देशव्यापी चक्का जाम था। मोदी सत्ता की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, कारपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध। मोदी सत्ता के विरोध में जो लोग उतरे थे वो बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और ट्रांसपोर्ट जैसे आपकी बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए लोग हैं। विपक्षी दलों से जुड़े संगठन इसमें शामिल थे। उनके नाम जानना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है उनकी परेशानियों को जानना। उन बातों को हम आप सबके सामने रखेंगे, लेकिन हर बात का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जहां लेकर जाता है वो है हमारा संविधान। जनता के आक्रोश को जब आप संविधान और लोकतंत्र के आईने में परखेंगे तो अलग ही तस्वीर नजर आएगी, जिसे शायद विरोध करने वाले 25 करोड़ लोगों ने समझ लिया है। ये वो बातें हैं जिन्हें एक आंदोलन की तरह राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार चला रहे हैं। संविधान हर नागरिक को सम्मान और समानता के साथ जीने का हक देता है। वो हक मोदी सत्ता की नीतियों से खत्म होता जा रहा है। कॉरपोरेट की पूंजी के आगे आम आदमी दम तोड़ रहा है। उसकी हर चीज उससे छिन रही है, जिसे मोदी के मंत्री भरी सभा में कबूल भी करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात को क्या सिर्फ विरोधी पार्टी के नेता की बातें कहकर खारिज कर दिया जाएगा? मौजूदा हालात में किसान फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी का इंतजार कब से कर रहे हैं? तब से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को लंबे विरोध के बाद वापस लिया था। मजदूर संघों का कहना कि 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं करना चाहती सरकार। नए लेबर कोड के जरिए से ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने, काम के घंटे बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों को कम करने पर तुली है मोदी सरकार। इसके अलावा निजीकरण और संविदा नौकरियों को बढ़ावा देना, पूरी भर्तियों और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए महीना फिक्स करना, इसी तरह की तमाम बुनियादी मांगे हैं देश की, जिन्हें सरकार बार बार गुहार लगाने के बाद भी ठुकरा रही है। क्योंकि मोदी सरकार ज्यादातर वक्त तो सिर्फ सरकार बनाने और गिराने के खेल में ही डूबी रहती है। प्रधानमंत्री का डबल इंजन का नारा अपने आप में ही अलोकतांत्रिक है। अब बताइए, राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो क्या केंद्र की मोदी सरकार का इंजन जो है उसके काम नहीं आएगा? क्या उन राज्यों की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा जहां बीजेपी की सत्ता नहीं होगी? क्या उस जनता के अभिभावक नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी? जवाब आप खुद सोचिए। इसी देशव्यापी आक्रोश के बीच बिहार में चुनाव आयोग का समझ से परे एक फरमान आया तो ये समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई कि इसके पीछे असल में कौन है और उसका क्या मकसद है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से आधे लोगों ने ही पिछली बार विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। और आपको हैरान होना चाहिए ये जानकर कि किसी भी पार्टी को बिहार में 90 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को, और ना ही तेजस्वी यादव की पार्टी को, जो 75 सीट के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरे थे। तो किस बिना पर बिहार का कोई भी नेता खुद को सर्वमान्य नेता कह सकता है? कोई भी दल कैसे खुद को सबसे बेहतर बता सकता है? और तो और राजद को छोड़कर कोई भी दल इतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ा था कि 122 सीटों का बहुमत लाकर अकेले सरकार बना लेता। जब लोकतंत्र के बिहार में ऐसी स्थिति है तो देश के स्तर पर 240 सीटों के अल्पमत के साथ भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और खुद को 140 करोड़ लोगों का नायक
विश्व गुरु और ना जाने क्या क्या घोषित करते रहते हैं। लोकतंत्र के इसी खेल में मोदी जी एक बार फिर बिहार में सिर्फ 90 लाख वोट का जुगाड़ करने का रास्ता तलाश रहे हैं। शायद वो रास्ता वोटर लिस्ट की सघन पड़ताल के जरिए ही मिल जाए। बेशक ऐसा करने में पूरा लोकतंत्र ही दांव पर क्यों न लग जाए। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को क्या होगा ये हम समझेंगे और देश भी देखेगा। आप भी देखिए और बारीकी से सब चीजों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।